कैसे हो दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2000 का ये पेपर रहेगा हमारा। और आज हम चर्चा करेंगे ओनली 50 क्वेश्चन, क्योंकि अगर एक साथ सारे क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वजह से आज हम सिर्फ ओनली 50 क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बरीद कौन थे? शाही कारखानों में कार्यरत कर्मचारी थे, शाही अंगरक्षक थे, लेखा परीक्षक थे या फिर गुप्तचर अधिकारी थे। हम सभी को पता था वरीद कौन थे। सल्तनत काल में गुप्तचर अधिकारी थे वरीद। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चंस हमारे रहेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे। इनकी रूपरेखा या उनकी लिखावट वही रहेगी। इसमें कुछ भी चेंजिंग करने की कोशिश नहीं की गई है। अपनी तरफ से हमने कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं किया गया है। क्वेश्चन और आंसर सेम वही है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? वो राजस्व में वृद्धि, गुप्तचर प्रणाली का गठन, मद्य निषेध या फिर सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। हम सभी को पता है, अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए और मोहम्मद बिन तुगलक की बात की जाए सल्तनत काल में, तो इन लोगों ने 50% कर लिया था। कि जब कर लेंगे तो भू राजस्व में वृद्धि भी होगी अलाउद्दीन खिलजी के समय। गुप्तचर प्रणाली का भी गठन था, मद्य निषेध भी इसने मना कर दिया था, कोई जुआ शराब या इस तरह का कोई कार्य नहीं करेगा। और सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना, ये गलत था। जागीरें तो किसी को दी ही नहीं थी, बल्कि इसके समय में जो छोटे कर्मचारी थे उनकी स्थिति बहुत ही बेकार हो गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? किसने हत्या कर दी थी? हलाकू, चंगेज खान, तैमूर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता है 1258 में किसने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या किसने की थी? हलाकू ने कर दी थी। बल्कि अगर 1398 की बात की जाए तो वहाँ बहुत आगे जाके होता है तैमूर का आक्रमण। ठीक है, चंगेज खान इल्तुतमिश के समय की बात हो रही है, लेकिन 1258 की बात की जा रही है तो हलाकू खिलाफत को नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? और रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? मलिक इनुद्दीन कबीर खां, निजामुल मुल्क जुनैदी या फिर मलिक अलाउद्दीन कूची या फिर मलिक बलबन। रजिया के विरोधी जो अमीर गुट का जो नेतृत्व कौन कर रहा था? निजामुल मुल्क जुनैदी कर रहा होता, जो इसका खुद का इसका वजीर होता है। क्या कबीर खां नहीं करता है, ना ही अलाउद्दीन कूची करता है, और मलिक बलबन भी नहीं करता है। बात की जाए अगले क्वेश्चन की, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय किस सुल्तान को दिया जाता है? दिल्ली सल्तनत में एकता प्रथा, पहले बात की जाए एकता क्या था। एकता की अगर बात की जाए डिटेल में तो एकता को हम भूखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? भूखंड, मतलब भूमि का जो टुकड़ा होता है। क्योंकि सल्तनत काल में अगर कोई भी कर्मचारी अगर कार्य करेगा तो पैसे तो आपके पास थे नहीं। शुरुआत में जब संरचना हुई थी इसकी दिल्ली सल्तनत की, मुस्लिम साम्राज्य की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर क्या एकता प्रथा लेके आई गई थी, भैया आप अगर हमारे साथ रहते हैं, अगर हमारी सेना में खाना खर्चा के लिए हम आपको ज़मीन दे देंगे। इसे एकता कहा गया था, जिससे आप अपनी जीविका का पालन कर सकते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में एकता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय किस सुल्तान को दिया जाता है? तो किसको श्रेय दिया जाता है? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया या फिर अलाउद्दीन खिलजी। किसको दिया जाता है? इल्तुतमिश को दिया जाता है दिल्ली सल्तनत में। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का आधार क्या था? वह ऐबक का दामाद था, उसने बल प्रयोग से सत्ता ग्रहण की थी, दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया था, लाहौर स्थित अमीरों द्वारा वह चयनित हुआ। तो इसमें से अगर सही बात की जाए तो उसकी सत्ता सिर्फ ग्रहण करने की बात कर रहा है। सत्ता ग्रहण करने का आधार क्या था? ऐबक का दामाद था, तो ठीक है, लेकिन सत्ता ग्रहण करने का कोई फर्क थोड़े नहीं पड़ता। दामाद अलग जगह है, सत्ता ग्रहण करने की बात पूछी गई है। तो उसने बल प्रयोग से सत्ता ग्रहण की थी और दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया था। ये दो हमारे पास उत्तर इसके नज़दीक लग रहे हैं। ठीक है, रिलेशन से यहाँ कोई संबंध नहीं था, सिर्फ बात कर रहा है सत्ता की। तो होता क्या है कि इल्तुतमिश को इनवाइट किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है कि दिल्ली के तुर्क अमीर व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया था, उसको बुलाया भी था कि आप आइए। ये इसका राइट उत्तर होगा। जूड का युद्ध होता है
कि इसमें इल्तुतमिश विजयी रहता है। और ये सारे क्वेश्चन कोई भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर यही होगा। दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया था। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? किसने संघ बनाया था? जब हमको पता होगा कि महमूद गजनवी का जब आक्रमण हुआ था तो राजपूत शासकों ने कुछ संघ बनाए थे। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, या फिर चंदेलखंड, या फिर जयपाल। हम सभी को पता है कि महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु किसने एक संघ बनाया था? जयपाल ने एक संघ बनाया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, मूला सेकंड एंड परमालदेव। बात की जाए मोहम्मद गौरी का, तो युद्ध किसके साथ हुए थे? मूलराज जो सेकंड थे उनका युद्ध होता है तो गौरी खुद हार जाते हैं, परमालदेव का कोई संबंध ही नहीं था। पृथ्वीराज चौहान की बात की जाए तो मोहम्मद गौरी के दो युद्ध हुए थे 1191 एंड 1192 में। त्रैन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में, जिसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं विजयी रहते हैं, लेकिन जब सेकंड युद्ध होता है तो मोहम्मद गौरी उनको हरा देता है, पृथ्वीराज चौहान को। तो बात वही की गई है, किस भारतीय शासक को हरा देता है मोहम्मद गौरी? तो कौन होते हैं? पृथ्वीराज चौहान होते हैं। अगले क्वेश्चन हम करते हैं, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय आए विद्वान अल वरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? महमूद गजनवी के साथ आए हुए थे विद्वान अल वरूनी जो थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? ठीक है, रचना की हम बात करते हैं, किताबुल रहला, किताबुल हिंद, किताबुल इस्लाम, या इनमें से कोई नहीं। हमको पता है किताबुल रहला किसकी है? इब्न बतूता की है। किताबुल हिंद, किताबुल इस्लाम, किताबुल इस्लाम का तो कोई पता नहीं किसकी है, लेकिन किताबुल हिंद की बात की जाए तो किसकी है? अल वरूनी की पुस्तक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी देती है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेना नायक कौन होता है? ठीक है, वास्तविक सेना नायक की बात की जा रही है, कौन होता है? नाना फडणवीस, विश्वास राव, सदाशिव राव भाऊ, या फिर मल्हार राव होलकर। तो कौन होता है पानीपत के थर्ड युद्ध में? सदाशिव राव भाऊ होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। पहला कथन है हमारा, 8वीं सदी से 13वीं शताब्दी के युग को कभी कभी अंधकार का युग भी कहते हैं। अगला है, वर्तमान भारत की अनेक संस्थाओं ने इसी समय स्थायी स्वरूप प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया था। वर्तमान भारत की अनेक संस्थाओं ने इसी समय स्थायी स्वरूप प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया था। निम्नलिखित कूट के अनुसार अपना उत्तर चयन कीजिए। पहला पढ़ते हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं। तीसरा है, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर है। ए असत्य है परंतु आर असत्य है। बात की जाए तो ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 8वीं से 13वीं शताब्दी की अगर बात की जाए तो कौन सा चल रहा था? हमारा राजपूत काल चल रहा था। राजपूत काल को अंधकार का युग भी कहा जाता। बात बिल्कुल सही थी। वर्तमान भारत की अनेक संस्थाओं ने इसी समय स्थायी स्वरूप प्रदान प्रारंभ किया था। ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसका समर्थन ये नहीं करता। बात बिल्कुल सही थी लेकिन समर्थन इसका नहीं करता है। तो ए और आर दोनों सत्य होंगे लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, 9 से 12वीं शताब्दी के मध्य अनेक उपजातियों के उदय के उल्लेख प्राप्त होते हैं। कथन आर की बात करें, वाणिज्यिक गतिविधि एवं जनसंख्या की गतिशीलता ने इस प्रक्रिया में वृद्धि की। ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं। कूट का उत्तर चयन करेंगे हम लोग। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि ए 9वीं से 12वीं शताब्दी की अगर बात की जाए तो हमारा कौन सा काल चल रहा होगा? हमारा काल चल रहा होगा राजपूत काल। अनेक उपजातियों का वर्णन हमको मिलता है जब हम पढ़ते हैं डार्क एज। वाणिज्यिक गतिविधि में जनसंख्या की गतिशीलता ने इस प्रक्रिया में वृद्धि की। ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। वाणिज्यिक गतिविधि अपनी अलग जगह थी, जनसंख्या की गतिशीलता ने इसमें कोई वृद्धि
नहीं की थी, हमको पता होना चाहिए। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? ए सत्य है परंतु आर असत्य है हमारा। ठीक है, कोई समर्थन नहीं, कोई व्याख्या नहीं, कोई किसी तरह का नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है पहले ही डार्क एज की बात कर रहा है। अनेक उपजातियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक गतिविधि, जनसंख्या गतिशीलता, इस प्रक्रिया पर कोई वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वृद्धि का कोई ऐसा कारण नहीं था। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है? संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है। मोहम्मद अजीज अहमद, मोहम्मद हबीब, या फिर राम प्रसाद त्रिपाठी, या फिर खलीक अहमद निज़ामी। तो किसने कहा था? राम प्रसाद त्रिपाठी जी का ये कथन है। ये कथन स्पेशली कथन होते हैं तो आते ही हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है? किसका कथन था? राम प्रसाद त्रिपाठी का कथन था। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की गई थी, माफ करिए, किसके लिए की गई थी? इसका पर्पज क्या था? कृषि विभाग में सुधार करने के लिए, जागीरदारों की शक्तियों को कुचलने के लिए, या फिर डाक व्यवस्था में सुधार करने के लिए, या फिर बकाया लगान की वसूली के लिए? हमको पता है दीवाने मुस्तखराज किसके लिए था? ये था बकाया लगान वसूली के लिए दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची फर्स्ट है एंड सूची 2। सूची फर्स्ट है सदाशिव, संगम वंश, राम राय, आमुक्त माल्यद, और सूची 2 है हमारी आरवीडू वंश, देवराय फर्स्ट, कृष्ण देव राय, या फिर तालीकोटा का युद्ध। बात की जाए सदाशिव राव की, सदाशिव राव किसके समय होते हैं? तालीकोटा के युद्ध के समय होते हैं। और संगम वंश की बात की जाए तो संगम वंश के कौन थे? देवराय फर्स्ट थे। और राम राय की बात की जाए तो राम राय का किसके थे? आरवीडू वंश के थे। और आमुक्त माल्यद किसकी थी? कृष्ण देव राय की पुस्तक थी। अगर यहाँ पे आमुक्त माल्यद अगर यहाँ नहीं होता, यहाँ तुलुप वंश होता, तो यहाँ पे तुलुप वंश लगाया जाता, क्योंकि कृष्ण देव राय तुलुप वंश से संबंध रखते थे। इस तरह हम अपना आंसर निकाल सकते हैं इससे। तो हमारा उत्तर कौन सा निकलेगा? इसका आंसर हमारा ये रहेगा, AZ हमारा रहेगा, BX CW एंड DY हमारा आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबंधित था? महादेव गोविंद रानाडे, एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या फिर पंडित गुरुदत्त। तो हम सभी को पता आर्य समाज से कौन संबंधित था? एनी बेसेंट संबंधित थी। ना ही SN बनर्जी थे, ना पंडित गुरुदत्त थे, और ना ही महादेव गोविंद और रानाडे थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था? कहने का मतलब यही था कि तत्वबोधिनी जो पत्रिका थी वह किसकी थी? और राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, या फिर अक्षय कुमार दत्त। तो किसकी होती है? देवेंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक होती है तत्वबोधिनी। कब इसकी रचना की गई थी या इसकी स्थापना की गई थी? 1839 को पत्रिका की। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कॉमनवेल्थ पत्र से निम्नलिखित में से किसका संबंध था? जो कॉमनवेल्थ होता है किसका संबंध होता है इसका? वैडरवन का, एनी बेसेंट का, ये ह्यूम का, या फिर बदरुद्दीन तैयब जी। कॉमनवेल्थ का जो पत्र था किसका था? एनी बेसेंट का। कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया, ये दो इनके पत्र रहते हैं। कौन से रहते हैं? कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया, एनी बेसेंट के। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सन 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत? ठीक है, किसने प्रस्तुत रिपोर्ट की थी? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, आशुतोष मुखर्जी, या फिर अली इमाम। कौन करते हैं इसकी? आशुतोष मुखर्जी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन शुरू होता है, त्रिपुरी सन 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था या कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कहाँ स्थित है? गुजरात में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, या फिर उड़ीसा में। जैसा कि हम सभी को पता है त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी है MP में। मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में पड़ता है। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? MP के जबलपुर जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, असहयोग आंदोलन के समय
किस नेता ने अपनी अति प्रसिद्ध वकालत छोड़ी थी? असहयोग आंदोलन के वक्त किसने अपनी जो वकालत छोड़ी थी? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या फिर वल्लभ भाई पटेल। हम सभी को पता है कि असहयोग आंदोलन के वक्त किसने अपनी वकालत छोड़ी थी? मोतीलाल नेहरू ने छोड़ी थी। ठीक है, ना ही गांधी जी ने, ना ही मालवीय जी ने, ना ही पटेल जी ने। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सन 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? ठीक, कौन था? आनंद मोहन बोस, रास बिहारी बोस, महेंद्र प्रताप या फिर बरकतुल्ला। ठीक है, हम सभी को पता है कि 1915 में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? महेंद्र प्रताप थे। कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप होते हैं राष्ट्रपति जो होते हैं। अगला क्वेश्चन किया जाए, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बना था? ऐसा कौन था जो कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष ही नहीं बना था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या फिर गोखले। हम सभी को पता है कि भारतीय जो कांग्रेस के अधिवेशन में सिर्फ तिलक जी को छोड़ करके सारे के सारे इसमें जो दिए गए हैं सभी कभी ना कभी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, लेकिन तिलक कभी भी नहीं बने थे। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सन 1856 के विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? कौन उत्तरदायी था? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वरचंद विद्यासागर या फिर अक्षय कुमार दत्त। ठीक है, 1856 वाले में विधवा पुनर्विवाह को पारित करवाने में कौन उत्तरदायी था? ईश्वरचंद विद्यासागर। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? ठीक है, 1857 की क्रांति हमने पढ़ाया था, हमने बताया भी था आपको। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम लड़ाई अपनी कब लड़ी थी? अक्टूबर 1857, सितंबर 1857 या फरवरी 1858 या फिर अप्रैल 1858। तो कब लड़ाई लड़ी थी? अप्रैल 1858। मगर इसकी फुल डेट की बात की जाए तो कितना था? 26 अप्रैल 1858 था। अगला क्वेश्चन किया जाए, निम्नलिखित में से रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? हमने बताया था कि रणजीत सिंह जो होते हैं उनकी कई मिसलें हुआ करती थी। ठीक है, अहुलवालिया, सिंधवालिया, सुकेर चाकिया, रामगढ़िया, ये सारी मिसलें हुआ करती थी। तो वही बात कही गई है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? अहुलवालिया, सिंधवालिया या फिर सुकेर चाकिया या फिर रामगढ़िया। तो किससे थे रणजीत सिंह? सुकेर चाकिया से। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सन 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? 1891 वाला जो एक्ट था कन्याओं की आयु को लेकर था, कितनी आयु निर्धारित की गई थी? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या फिर 15 वर्ष। हमको पता होना चाहिए 1891 एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अनुसार विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी, कितनी थी? 12 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किसने की थी? ठीक है, किसने की थी? बात करते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वरचंद विद्यासागर या फिर महादेव गोविंद रानडे। देखिएगा, इसकी स्थापना की प्रेरणा जो किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी 1867 में बम्बई में। ठीक है, बम्बई में 1867 में की थी, लेकिन इसके संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। महादेव गोविंद रानडे इसके मतलब समाज सुधारक की भूमिका अदा करते हैं इसमें। केशव चंद्र सेन इसका राइट उत्तर होगा, क्योंकि 1867 में मुंबई में, महाराष्ट्र में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। सालवाई की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? देखते हैं क्या इसका परिणाम था। अंग्रेजों द्वारा बड़े भूभाग की प्राप्ति, अंग्रेजी व्यापार में वृद्धि, मराठों के साथ 20 वर्ष की संधि, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति मराठा अधीनीकृत। तो सालवाई की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? कि मराठों के साथ 20 वर्ष की शांति स्थापित करना था इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में प्रमुख निम्न में से कौन सी थी? इनमें से ऐसी कौन सी वस्तु थी 18वीं शताब्दी में निर्यात होती थी? इस्पात, घोड़े, सोरा या फिर नमक। क्या था? सोरा। 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में से सोरा एक महत्वपूर्ण वस्तु हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? कौन था बंगाल का नवाब? अली वर्दी, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या फिर नजमुद्दौला? तो कौन होता है? मीर जाफर होता है, मीर जाफर होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त निम्नलिखित में से किसने लागू किया था? बंगाल में जो पंचवर्षीय बंदोबस्त था किसने लागू किया था? क्लाइव ने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, या कॉर्नवालिस ने किया था, या फिर सरजान शोर ने किया था? हम सभी को पता होना चाहिए बंगाल में पंचवर्षीय किसने लागू किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था लागू पंचवर्षीय बंदोबस्त, 1772 में किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सम्राट जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो कितने वर्ष रहा था? सर टॉमस रो कितने वर्ष तक रहा था? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष? तो कितने वर्ष तक रहा था? 3 वर्ष तक रहा था। और 15 से 1615 में आया था, 18 में गया था, तो 3 वर्ष हो जाते हैं उसके लिए सर टॉमस रो। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त साम्यता है या मतलब समानता है। निम्न में से कौन सा विचार थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों से मिलता है? ऐसा कौन सा विचार था जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों से मिलता है? पहला था, वे तंत्र और अंधविश्वासों में विश्वास रखते थे। उन्होंने हिंदुओं में विश्वासहीनता की भावना को सामान्य करने का प्रयास किया। वे मानते थे कि जिस प्रकार ईश्वर स्वतंत्र है उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भी स्वतंत्र है। अगला था, उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया। तो कौन सा था उनमें समानता थी? उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया था विवेकानंद जी ने, और थियोसॉफिकल सोसाइटी में उन्होंने एक विचार मिलता था ये। अगला हम लोग करते हैं क्वेश्चन, अस्पृश्यता के विरुद्ध पहली बार आवाज उठाने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? अस्पृश्यता के विरुद्ध कौन थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नारायण गुरु या फिर ज्योतिबा फूले? तो कौन होते हैं? ज्योतिबा फूले आवाज उठाने वाले अस्पृश्यता के विरुद्ध पहले राष्ट्रीय नेता होते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन भारतीय स्मारक कानून पारित किया, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? प्राचीन भारत में गौरव चिन्हों को सुरक्षित करना, ऐतिहासिक शोध को अग्रसर करने की प्रेरणा दी, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, ऐतिहासिक साहित्य के विकास में योगदान दिया। तो इसका राइट उत्तर क्या था? राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, यह उनका क्या था? एक उद्देश्य था। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, किन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम निकास सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी दिया था? किसने दिया था? किन राष्ट्रवादियों ने? महादेव गोविंद रानाडे, आरसी दत्त, दादा भाई नरोजी या फिर गोखले? तो किसने दिया था? दादा भाई नरोजी। ठीक है, इन्होंने ड्रेन ऑफ थ्योरी का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 1907 के द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? 1907 में, ठीक है, किसने इंटरनेशनल की स्टुटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, हरदयाल, एम.एन. राय या फिर मैडम कामा? इनको मैडम भिखाजी कामा भी कहते हैं। ठीक है, भारत क्रांति की माँ कहा जाता है इनके लिए। तो किसने झंडा फहराया था? मैडम कामा जी ने झंडा फहराया था 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस अधिवेशन में विरोध किया गया था? सूरत कांग्रेस, बेलगांव कांग्रेस, कोकनद कांग्रेस या फिर गया कांग्रेस? ठीक है, जो राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम था इसका विरोध किया गया था, तो किस में विरोध किया गया था? कोकनद कांग्रेस में किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई थी? ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई थी? 1909, 1919, 1935 या फिर 1947? ठीक है,
तो प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई थी? 1935 में। ठीक है, और प्रांतों में द्वैध शासन कब हो जाता है? 1919। लेकिन यहाँ पे प्रांतीय स्वायत्तता की बात कर रहा है, हमको सिर्फ यहाँ ये देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया था? मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था थी। महिलाओं को मतदाता होने का अधिकार तो नहीं था, पर वे प्रत्याशी हो सकती थी। अगला था, इसमें सरकारी सदस्यों का बहुमत बनाए रखा गया। विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। तो कौन सा परिवर्तन इसमें किया गया था? मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था थी। कौन से में? 1909 वाले भारत सरकार अधिनियम में। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए 1909 वाला। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, शिवली नुमानी 1914 तक जीवित रहे थे। शिवली नुमानी देवबंद मदरसे के समर्थकों में से थे। कौन से थे? देवबंद मदरसे के समर्थकों में से थे। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, उनका कथन कौन सा सत्य नहीं था? पढ़ते हैं हम लोग। वे लोकतंत्रवादी होने के साथ साथ ही साम्राज्यवादी के विरोधी थे। ठीक है, वे कांग्रेस के उच्च आदर्शों के प्रशंसक थे। वे सैयद अहमद खां के अंग्रेजों के प्रति देशभक्त को उचित मानते थे। वे इस्लामी एकता के समर्थक थे। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं था? ये उनका कथन सत्य नहीं था। वे सैयद अहमद खां के अंग्रेजों के प्रति भक्त को उचित मानते थे। ठीक है, बाकी सारे कथन जो थे, वे लोकतंत्रवादी होने के साथ विरोधी थे, ये भी ठीक था। वे कांग्रेस के उच्च आदर्शों के प्रशंसक थे, ये भी ठीक था। वे इस्लामी एकता के समर्थक थे, ये भी ठीक था। लेकिन वो सर सैयद अहमद खां से उनका थोड़ा संबंध ठीक नहीं था, क्योंकि सर सैयद अहमद खां अंग्रेजों के उसमें चले गए थे, संरक्षण में। ठीक है, वह चाहते थे कि बिना अंग्रेजों के हमारा कुछ उद्धार नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, यह कथन किसका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम, यह कथन किसका है? बैमफील्ड फुलर का, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड मियो का? ठीक है, ये कथन किसका है? बैमफील्ड फुलर का ये कथन है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सर सैयद अहमद खान महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण उनके असंबद्ध था? महिलाएं कुशल माताएं एवं गृहिणी बने। वे महिलाओं में पर्दा प्रथा के पक्ष में थे। वे बहुविवाह को तर्क संगत मानते थे। वे स्त्रियों को नौकरी करने के पक्ष में थे। ठीक है, तो आधुनिक शिक्षा के विरोधी होने के साथ उनका कौन सा कथन था? कौन सा उसका राइट उत्तर होगा? वे बहुविवाह को तर्क संगत मानते। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अकाली आंदोलन से संबंधित विभिन्न घटनाओं को कालक्रम में रखिए। ठीक है, कालक्रम में रखना है हमको। ननकाना गुरुद्वारा कांड, तोसा खाना गुरुद्वारा कांड, गुरु का बाग संघर्ष। गुरु का बाग संघर्ष से कब कब हुए थे? ननकाना गुरुद्वारा कांड की अगर बात की जाए तो फरवरी 1921 में होता है। ठीक है, तोसा खाना गुरुद्वारा कांड की अगर बात की जाए तो मई 1921 में होता है। गुरु का बाग संघर्ष की बात की जाए तो कब होता है? ये होता है अगस्त 1921 में होता है। ठीक है, ये सारे हमारे व्यवस्थित तरीके से ऑलरेडी पहले से ही व्यवस्थित किए गए हैं। तो इसका राइट उत्तर कौन सा होगा? हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, राष्ट्रवादियों ने बंबई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का प्रयोग कब किया था? कब किया था? असहयोग आंदोलन के वक्त, सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले चरण में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन में? हम सभी को पता है गुप्त ट्रांसमीटर का प्रयोग कब किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारण था? ईसाई धर्म के प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां, भारतीय समाज व्यवस्था में सुधार का प्रयास, मंदिर मस्जिद में संलग्न माफी, खालसा भूमि सेवी कंपनी सरकार द्वारा कर वसूलना। अगला था, सेना में ईसाई धर्म प्रचारकों की भांति मौलवी पंडितों को प्रवेश ना मिलना। ये तो सारी बात ठीक है, लेकिन इसका मेन क्या था? प्रमुख कारण। बात करें प्रमुख कारण तो बहुत होते हैं, लेकिन बात की जाए प्रमुख कारण तो कौन सा था? ईसाई धर्म के प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां, उनका मेन कारण। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, निम्न कथन किसका है? अभिरक्षण की मांग करने वाले
मुसलमान मूर्ख हैं तथा इसे अस्वीकार करने वाले हिंदू उनसे ज़्यादा मूर्ख हैं। किसका कथन था? अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर जवाहरलाल नेहरू। ये किसका कथन था? मोहम्मद अली जिन्ना का कथन था। कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल्व के रूप में हो रहा है। निम्न में से ये किसका कथन है? ये किसका कथन है? A.O. ह्यूम का है, वेडरवन का है, W.C. बनर्जी का है या फिर लॉर्ड डफरिन का है? तो ये किसका है? ये वेडरवन का था। ये ह्यूम के जीवनीकार वेडरवन थे। ठीक है, इसका अगर आपको सोर्स चाहिए तो आप बिपिन चंद्रा जी की पुस्तक स्वतंत्रता संघर्ष को पुस्तक पढ़ सकते हैं। ये चीज आपको वहां से समझने है कि ए ह्यूम है, इसका वेडरवन है। आयोग ने उसका उत्तर वेडरवन नहीं माना है, बिपिन चंद्रा जी की पुस्तक को। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहां हुई थी? भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहां हुई थी? 1885 में बंबई कपड़ा मिल में, 1877 में ऊनी कपड़ा मिल कानपुर में, 1905 ऊनी कपड़ा मिल कानपुर में या 1906 में कलकत्ता के जूट मिल में। ठीक है, हम सभी को पता है कि भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब हुई थी? 1885 में बंबई कपड़ा मिल में। ये बहुत बड़ी हड़ताल थी। ठीक है दोस्तों, आज हमने इसके 50 क्वेश्चन किए हैं। अगला इसका सेकंड पार्ट होगा, वहां इसके 50 क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए